तो हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 लेके आए हैं। और इस पार्ट 3 में हम बेसिकली एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है बेटा, जैसे हमने स्टार्टिंग में अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देखा कि जब पोजीशन में चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। और जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम वेलोसिटी बोल रहे थे। सिमिलरली बेटा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या है? ये बेसिकली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है बेटा। एक्सेलरेशन बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन के पास एक डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन बेटा दो तरह के होते हैं, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन को देखूं, तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट सिस्टम से हर एक चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, समझाते आ रहे हैं, सिमिलरली हम यहाँ एक्सेलरेशन को भी उसी से समझाएंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 एंड 0 हैं। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, और इस ऑब्जेक्ट के अभी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा v इनिशियल है। ऑब्जेक्ट कुछ टाइम पे जो है अपनी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी हो जा रही v फाइनल। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है ना, मान लीजिए ये आपका v इनिशियल है, ये आपका v फाइनल है। तो ये वाला जो चेंजेस हुआ, दिस इज v फाइनल, दिस इज v इनिशियल एंड दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं देखूं, मैं कह सकता हूं एट टाइम t1, मान लीजिए t1 टाइम पे वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी जो है वो v इनिशियल है। और एट टाइम t2 वेलोसिटी आपकी v फाइनल है। ठीक, t1 टाइम पे वेलोसिटी v इनिशियल है और t2 टाइम पे वेलोसिटी v फाइनल है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? चेंज इन वेलोसिटी वो हुई आपकी दैट इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन टाइम कितना हुआ? चेंज इन टाइम आपका बेटा हुआ t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन जैसा है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसको हम एक्सेलरेशन को अगर लिखें तो इसको लिखेंगे a एवरेज, उसको हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t2 माइनस t1। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये है बेटा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेसिकली मान लीजिए v वेक्टर के
इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये भी तरीका है लिखने का। v फाइनल को मैं लिखूंगा, ध्यान देना, इसको मैं मान लीजिए इसके भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे, v x i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए फाइनल का, तो फाइनल में बाहर ब्रैकेट में सिर्फ f लगा दे रहा हूँ, माइनस v इनिशियल को लिखना बेटा, तो ऐसे लिखेंगे v x i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप, और बाहर मैं इसको इनिशियल लिख देता हूँ, डिवाइड बाय बेटा ये हो जाएगा आपका t2 माइनस, ये भी एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है एवरेज एक्सेलरेशन बेटा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन अगर कोई भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई भी पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब ऐसा कह लो कि जो चेंज इन टाइम है दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल है कि हमको पता ही नहीं चले कि टाइम में चेंज भी हुआ है। उस दौरान अगर कोई भी पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो उसको हम इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या है? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन जो है इसको हम लिखेंगे कि बेसिकली इट इज change in velocity, change in velocity for very small interval of time। ठीक है बेटा, तो ये है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंस्टैन्टेनियस को हम लिखेंगे बेसिकली डेल्टा, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे बेटा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, इसको हमने पिछले क्लासेस में भी बताया हुआ है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि टाइम का जो चेंज है वो बहुत छोटा है, वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जीरो नहीं है बट वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इसको हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0।
और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज हो रहा है और अगर वो डेल्टा टी बहुत छोटा है तो वेलोसिटी में चेंज भी एक तरह से बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम जब कोई भी चीज़ बहुत छोटी होती है तो उस चेंज को मैं डी वी लिखता हूँ, और क्योंकि टाइम में चेंज भी बहुत छोटा है तो उसको मैं डी टी लिखूंगा। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमेशा डी वी बाई डी टी लिखते हैं। और याद रखो, जब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको स्केलर कह पाना या उसको वेक्टर कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है बेटा। बहुत ही टफ होता है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल दें या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्केलर क्वांटिटी बोल दें। क्योंकि दिक्कत ये है बेटा कि जो चेंजेस है वो बहुत छोटा है, और जब चेंजेस बहुत छोटा है तो दो पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे चेंज होगा तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे होगा। अब अगर मैं उस चेंज को छोटा करता जाऊं, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है ए से बी पे गया, तो ए से बी पे, अब अगर मैं ए और बी के बीच का टाइम इंटरवल छोटा करता जाऊं तो एक टाइम ऐसा दिखेगा कि ए बी के ऊपर या बी ए के ऊपर कॉइंसाइड कर रहा है, यानी एक सिंगल पॉइंट को नोट कर रहा है। और सिंगल पॉइंट को डिनोट करने का मतलब है कि उसके डायरेक्शन को पता कर पाना फिजिक्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस वजह से हम ये कह नहीं पाते कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस में, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम वेलोसिटी को स्पीड के बराबर कंसीडर करते हैं इंस्टेंटेनियस में, ठीक है, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस में वेलोसिटी और स्पीड स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि इंस्टेंटेनियस में कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है बेटा, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको समझ में आ गई होगी। सेम चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम, यानी कि एक डेरिवेटिव फॉर्मेट है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वो फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा। जैसे अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे, टाइम बदलने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सिंपली एक्सेलरेशन में उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी को, और हमें आंसर मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, अब इसमें कहना है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस। हालांकि बेटा क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस हमेशा नहीं बोलेगा, आपको नॉर्मली एक्सेलरेशन बोले आप समझ जाओ कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस acceleration and instantaneous acceleration at t equals to 1 second। ठीक है बेटा, also find average acceleration at t equals to 1 second to t equals to 2 second।
इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस को सॉल्व करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको सीधा सा पता है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो होगा उसको हम dv बाई dt लिखेंगे। v आपको गिवन है, v को पुट कर देंगे यहाँ, तो d बाई dt, यहाँ पे वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, v की जगह डाल देंगे, ये बन जाएगा बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t। इसके आगे आपको पता है क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4t और 3t का हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट कर देना है बेटा, तो 4 1 जा 4 इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो यूनिट से ही हमको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेट जो हो वो एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब बेटा यहाँ पे v इनिशियल और v फाइनल पता कर लेते हैं। अगर मैं v फाइनल को देखूं तो v फाइनल में टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, इस फंक्शन में पुट कर दो बेटा, इस फंक्शन में पुट करोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 6 14, और v इनिशियल पता कर लेते हैं। v इनिशियल कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 3 इंटू 1 होगा, ये आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2 3 5। अब अगर मैं इसमें डालूं v फाइनल कितना है, वो है 14 माइनस v इनिशियल कितना है, वो है 5 डिवाइड बाई t2 2 है माइनस 1, तो ये आ गया 9/2 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी और ये है आपका इंस्टेंटेनियस, ये है आपकी एवरेज एक्सेलरेशन और ये है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। सो ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हमने 3 क्वांटिटी सीखी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम। अब समझते हैं बेटा, ध्यान दीजिए कि अगर आपको मान लीजिए 3 चीजें हम बताते हैं। सपोज करो कि आपको x यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू एफ टी ऐसा दिया बेटा,
इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और आपसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ये पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डबल डिफरेंशिएट करना है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये होगा d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है बेटा, मतलब आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, जो भी आए उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में तो उसके लिए आप एक्सेलरेशन को लिखेंगे dx बाई dt। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया वेलोसिटी, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी यहाँ पे dv होगा बेटा, मिस्टेक होगी, ये होगा v इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, तीन चीजें। अगर डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछना है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछना है, a इक्वल्स टू dv बाई dt यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और वेलोसिटी पूछना है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बेटा, मान लीजिए अगर आपको एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, अगर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तब क्या करेंगे, तब और मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछ लिया तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल dv इक्वल्स टू f क्लोज इंटीग्रल f t dt। ठीक है, मतलब इसका हम एक्सेलरेशन को पहले तोड़ेंगे dv बाई dt में और dv इधर छोड़ के dt को इधर भेज देंगे, dv का इंटीग्रेशन करेंगे और इधर ft का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लीजिए सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये दिया है, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम बेटा, तब क्या करेंगे, अगर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपसे पूछ लिया सपोज करो कि वेलोसिटी, ठीक है, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, अगर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, नहीं, x से डिफरेंशिएट होगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया बेटा, ये गिवन है, तब क्या करोगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ लिया तो इसका भी वही करेंगे, वेलोसिटी को हम बेसिकली dx बाई dt लिखेंगे, है ना, और वेलोसिटी को हम dx बाई dt लिखेंगे और dx बाई dt में अगर एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी बेटा, इससे एक्सेलरेशन नहीं, इससे अगर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है क्वेश्चन में और हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इसमें वेलोसिटी जब दिया गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, v को dx बाई dt में तोड़ना है और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू
ये हो जाएगा बेटा एफ टी डी टी है बेटा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो वेलोसिटी पूछा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया बेटा एफ एक्स, और समस्या वाली बात हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तब क्या करेंगे? अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, और वो ये है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर इससे मान लीजिए वेलोसिटी पूछना है, तो एक्सेलरेशन को हम v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन को हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन v पूछा है, क्या पूछा है? v पूछा है। इसके लिए बेटा पहले एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये कैसे आता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में कैसे आता है, कि एक्सेलरेशन तो बेसिकली डी वी बाई डी टी होता है। आइए इसको समझा देते हैं कहाँ से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखो बेटा, अब हमको पता है एक्सेलरेशन तो होता है डी वी बाई डी टी ना, ये तो होता है, जनरल हमको पता है। लेकिन अभी हमने कहा कि डी वी जो है एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी होता है। तो सिंपली अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट से डी एक्स बाई डी एक्स रेशनलाइज करूँ बेटा, तो क्या बनेगा? ध्यान देना, डी एक्स बाई डी टी, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ v, और डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब सोच के देखो, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और v पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह ये वाला टर्म आ गया, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इसको हम इक्वल्स टू एफ एक्स रख लेंगे। अब क्या करेंगे? इस dx को इस तरफ भेज दो, और इस dx को इस तरफ भेजोगे तो आपका टर्म कैसा बनेगा बेटा? ये बनेगा v इंटू डी वी इक्वल्स टू एफ एक्स dx। हो गया काम बेटा। अब बोथ साइड आपका देखो तो इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि फंक्शन सिमिलर हो गए हैं। तो अगर फंक्शन सिमिलर हो गए हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये सारे टर्म्स इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जैसे हमें एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर आपको पूछा जाए कि मान लीजिए कि एक
क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए पार्टिकल is moving in xy plane, ठीक है बेटा, xy प्लेन या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, xy कोऑर्डिनेट, है ना, विथ टाइम, विथ टाइम आपको दिया गया है बेटा, मान लीजिए x इक्वल्स टू, x कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहा है 2t² से, और y इक्वल्स टू t³ से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम के रिलेशन में ये क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन, find the average acceleration, not acceleration, find the average acceleration at t equals to 0 second, t equals to 0 to t equals to 2 second, ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन है मान लीजिए। अब इसको ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाए। पार्टिकल है, x कोऑर्डिनेट पे इस फंक्शन के साथ मूव कर रहा है 2t², y कोऑर्डिनेट पे इस फंक्शन के साथ मूव कर रहा है t, y इक्वल्स टू tq से, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमको पता है बेटा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये भी डिस्प्लेसमेंट दिया है, x कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट, y कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि x और y कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद कितना चेंजेस हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस पता करेंगे तभी वेलोसिटी आएगी, और फिर वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा x के लिए, है ना बेटा। तो अगर मान लीजिए सपोज करो कि मैं एक कोऑर्डिनेट बना लूँ, सपोज करो कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। अब अगर मैं देखूं, ध्यान दो, हमको कोऑर्डिनेट में, है ना, अगर देखा जाए तो जैसे ये x है, ये y है और ये z है ना, साफ साफ हमको पता है कि अगर देखा जाए t इक्वल्स टू 0 पे कहीं पे होगा पोजीशन, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कहीं पे होगा ना। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर यहाँ पे r, उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं सीधे सीधे xi, इसको ऐसे लिखूंगा, r इक्वल्स टू xi कैप प्लस वाई जे कैप ना। ये तो पोजीशन होता है क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं, ध्यान दूं, x कोऑर्डिनेट में कितना जा रहा है 2t², y कोऑर्डिनेट में कितना जा रहा है t³, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की जगह क्या लिखूंगा 2t² आई कैप प्लस t³ जे कैप, ये r आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया r आ गया। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन, इसको मैं लिखूंगा dr बाई dt। अब dr बाई dt कैसे आएगा, सीधी सी बात, इसको मैं लिखूंगा d बाई dt ऑफ r की वैल्यू इसमें डालूंगा 2t² आई कैप प्लस t³ जे कैप, ठीक है बेटा, ये क्लोज हो गया।
इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो हमको जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, v आएगी 2 का ये हो गया 2 टू जा 4 4t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप ना। ये आपका आ गया एक तरह से d मतलब v आ गया है ना, v मतलब dr/dt भी बोल सकते हो। अब ये जो है बेटा, ये जो टर्म है ये तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम आया है। ये क्या है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन जो है एवरेज वो हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t2 माइनस t1 है। तो सबसे पहला काम क्या है, v फाइनल निकालना। कैसे निकालेंगे v फाइनल, आइए देखते हैं। v फाइनल t2 सेकेंड पुट कर देना है इसमें। तो अगर t2 सेकेंड पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 टू जा 8 आई कैप प्लस यहाँ पे डालेंगे 2 टू जा 4 3 जा 12 जे कैप। ठीक, ये v फाइनल आ गया। v इनिशियल कितना होगा बेटा, v इनिशियल अगर हम बात करें तो v इनिशियल होगा कि यहाँ पे मैं जीरो डालूंगा, तो यहाँ जीरो डाला तो सिर्फ ये हो गया जीरो, भाई जीरो हो जाएगा, और ये भी हो गया जीरो, तो मतलब v इनिशियल कितना है, जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ v फाइनल है 8i प्लस 12j, ठीक है, माइनस जीरो करेंगे तो सेम ही आएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस जीरो। तो ए एवरेज कितना है बेटा, ए एवरेज आएगा आपका, वो आएगा आपका 8i प्लस 12j डिवाइड बाई 2, इसको काट दो बेटा तो ये बनेगा 4i प्लस 6j। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। यही आपको t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कई कॉन्सेप्ट यूज हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके बेटा, अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आइए समझते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए सपोज करो एक कोई भी पार्टिकल है जो कि इस लाइन, मोशन एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे चलना चाह रहा है, ये है ए और ये है बी पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं नोट करूं, ध्यान दूं, अगर पार्टिकल यहां से चला और चल के पार्टिकल इस पॉइंट पी पे आया, ए से पी पे आने पे उसने मान लीजिए
उसने 5 मीटर कवर किया और इस दौरान उसका जो टाइम लिया है उसने वो लिया, मान लीजिए 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड लिया। फिर 2 सेकेंड के बाद मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे P से एक और पॉइंट Q पे पहुंचा और इस दौरान उसने 5 मीटर और चला, मतलब यहां से यहां तक टोटल 10 मीटर हो गया। अभी भी वो 2 ही सेकेंड ले रहा है। ठीक बेटा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, 10 मीटर। टोटल टाइम कितना चला, 4। मान लीजिए अब ये पार्टिकल Q से यहाँ पे R पॉइंट पे पहुंचा, अभी भी ये 5 ही मीटर चल रहा है और इस दौरान भी टाइम उसका कितना है, टाइम उसका है 2 सेकेंड। ठीक, अब कितना टोटल डिस्टेंस हो गया, 15। टोटल टाइम कितना हो गया, 6। मान लीजिए अगला R से B फाइनल पे भी वो 5 मीटर चल रहा है और इस दौरान भी 2 सेकेंड ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल इक्वल लेंथ या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर कर रहा है। जब भी कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उस केस में देखने वाली बात यह होगी कि पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड सब कुछ सेम होगा। ठीक, एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली अगर देखा जाए यहां से यहां पार्टिकल 5 मीटर 2 सेकेंड में है, फिर अगले टाइम इंटरवल 2 सेकेंड जो कि फाइनल टाइम है और फाइनल ये है, तो मतलब अगर देखा जाए तो पार्टिकल ने क्योंकि वेलोसिटी में चेंज किया ही नहीं, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, हम इसमें लिख सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस एक तरह से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस, अगर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ डायरेक्शन नॉट चेंज, नॉट चेंज, ओके, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और साथ साथ एक्सेलरेशन वो मस्ट भी 0 होगा। ठीक है, साथ साथ एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे देखने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हुआ है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक तरह से पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट साइड या ओरिजिन के राइट साइड में जा सकता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो मैं ये तो लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव हुआ डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव हुआ इज पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी भी बेटा पॉजिटिव ही होगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ इज नेगेटिव, देन वेलोसिटी इक्वल्स टू नेगेटिव। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हम आज यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे कि बस ये ध्यान में रखना है आपको बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट होते हैं। लगभग वेलोसिटी और स्पीड अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को नहीं बदल रहा है तो सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होते हैं और एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, मान लीजिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी और स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्पीड कैन नेवर बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, एंड डिस्टेंस आल्सो कैन नेवर बी नेगेटिव। इस बात का ध्यान में रखना। आज ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें कराएंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि तीनों ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और साथ साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अच्छे से समझाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बताएंगे। ओके बेटा।